नमस्कार दोस्तों, ये हमारा तीसरा वीडियो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का और तीसरे ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। थर्ड ऑर्डर है हमारा रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर। तो दोस्तों इस ऑर्डर में 6 रूल्स हैं और ये ऑर्डर है रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर। तो इस ऑर्डर में बेसिकली हमें ये पता लगता है कि कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, कौन कौन से रिकॉग्नाइज प्लीडर हो सकते हैं, किसको हम ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर हो सकता है। मगर ये जो ऑथराइजेशन है ये राइटिंग में होना चाहिए और ये कोर्ट में फाइल किया जाएगा। तो देखते हैं रूल 1 को। ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर। रूल 1 अपीयरेंस मे बी इन पर्सन और बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय प्लीडर। तो इतना समझ लीजिए, जो अपीयरेंस है वो बाय पर्सन भी हो सकती है, आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर हो सकते हो, रिकॉग्नाइज एजेंट के जरिए हो सकते हो, या फिर अपने एडवोकेट के जरिए या प्लीडर के जरिए हो सकते हो। तो कोई भी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट किसी भी कोर्ट में जो रिक्वायर्ड है, ये लॉ द्वारा ऑथराइज है, वो या तो पार्टी द्वारा की जाएगी, और जहां पर एक्सप्रेसली अदरवाइज प्रोवाइडेड है उस चीजों को छोड़कर ये पार्टी द्वारा इन पर्सन भी हो सकती है, रिकॉग्नाइज एजेंट के द्वारा भी हो सकती है, या प्लीडर के द्वारा भी हो सकती है। अब ये जो रिकॉग्नाइज एजेंट है या प्लीडर है या फिर आप पर्सनली अपीयर हो रहे हो, ये सब काम आप कर सकते हैं कोर्ट में अपीयर होकर। कंडीशन क्या है? ये जो अपीयरेंस है, अगर कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, स्पेशली कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आपको पर्सनली कोर्ट में आना पड़ेगा, तो आपको पर्सनली ही जाना पड़ेगा। और इन सिचुएशन में जहां पर कोर्ट ने पर्सनली अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्शन दी है, वहां पर आप अपने एजेंट या प्लीडर के जरिए उपस्थित नहीं हो सकते, आपको पर्सनली जाना होगा। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। रूल 2, जो पार्टीज के रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है जिसके द्वारा अपीयरेंस या एप्लीकेशन या कोई एक्ट करना है कोर्ट में, वो कौन होंगे, किसको कहा जाएगा रिकॉग्नाइज्ड एजेंट? देखिए, अब इसका क्लाउज ए और बी है। देखिए सब रूल ए, पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और उनको ऑथोराइज किया है कि वो इस एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोर्ट में अपीयरेंस कर सकते हैं, या कोई भी एक्ट आपके बिहाफ पर कर सकते हैं, तो ऐसा आदमी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट माना जाएगा। या फिर कोई भी जो व्यक्ति हैं जो किसी ट्रेड या बिजनेस को चला रहे हैं, या जिनके नाम पर ये जो पार्टीज हैं वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं रहती, मगर ये जो व्यक्ति है ऐसा बिजनेस या ऐसा फर्म चला रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं रहते और इनके द्वारा ये काम किया जाना है, तो वहां पर कोई भी एजेंट जो इन्होंने एक्सप्रेसली ऑथोराइज किया है वो इस अपीयरेंस एप्लीकेशन एक्ट को कर सकता है, क्योंकि ये लोग तो रहते नहीं है, तो ये अपना रिकॉग्नाइज्ड एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। आगे देखिए, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। अब कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस की सर्विस, यानी समन्स की सर्विस या किसी और वारंट की सर्विस, वारंट ऑफ अटैचमेंट की सर्विस, तो ये जो समन की सर्विस है या किसी भी प्रोसेस की सर्विस है, वो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पर, पार्टी के रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पर वैसे ही इफेक्चुअल मानी जाएगी जैसे कि आपने पार्टी इन पर्सन को प्रोसेस की सर्विस की है, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट ने अदरवाइज डायरेक्ट किया है कि आप इस समन की सर्विस या प्रोसेस की सर्विस सिर्फ पार्टी को करोगे, उसके एजेंट को नहीं करोगे, तो आपको पार्टी को करना होगा, नहीं तो कोई भी प्रोसेस की सर्विस जो कोर्ट के द्वारा की गई है एजेंट को, वो यही मानी जाएगी कि आपने पार्टी को ही किया है। आगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। रूल 4, अब कह रहे हैं कि कोई भी प्लीडर जो तब तक कोर्ट में एक्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास में एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट ना हो, और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या कोई दूसरा व्यक्ति तब तक कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता जब तक उसके पास में पावर ऑफ अटॉर्नी ना हो। तो कोर्ट में अपीयर होने के लिए किसी भी प्लीडर को, कोई भी प्लीडर कोर्ट में तब तक अपीयर नहीं हो सकता जब तक उसको अपॉइंट ना किया गया हो राइटिंग में डॉक्यूमेंट देकर, जिसको हम वकालतनामा कहते हैं। तो अगर एडवोकेट को कोर्ट में अपीयर होना है पार्टी के लिए, तो उसके पास में एक डॉक्यूमेंट यानी वकालतनामा राइटिंग में होना चाहिए, या तो पार्टी द्वारा या पार्टी के एजेंट द्वारा। अगर एजेंट अगर चाहे रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, तो वो भी इस वकालतनामे को साइन कर सकता है, या फिर पार्टी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है किसी को, और पावर ऑफ अटॉर्नी वाला जो अटॉर्नी होल्डर है वो भी प्लीडर अपॉइंट कर सकता है, उस वकालतनामे को साइन कर सकता है। आगे देखिए, और ये जो अपॉइंटमेंट होगी ये कोर्ट में फाइल की जाएंगी, और ये तब तक वैलिड रहेंगी, तब तक फोर्स में रहेंगी जब तक कि
कोर्ट की परमिशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो उस एजेंट द्वारा जिसने इसको साइन किया था। तो ये जो आपका वकालतनामा है ये तब तक इनफोर्स माना जाएगा जब तक आपका जो क्लाइंट था वो क्लाइंट कोई दूसरा पॉइंट नहीं कर लेता या क्लाइंट विड्रॉ ना कर ले अपनी ऑथराइजेशन आपसे किसी प्लीडर से। और अगर या तो प्लीडर की मृत्यु हो जाए या क्लाइंट की मृत्यु हो जाए तो भी ये वकालतनामा जो है खत्म हो जाएगा। और या फिर जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग ना खत्म हो जाए, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग अगर खत्म हो जाती है तो भी ये समझा जाएगा कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो ऑथराइजेशन है, ये खत्म हो गया। नहीं, आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग या सूट की प्रोसीडिंग किस किस को समझा जाएगा? अगर किसी ने डिक्री के रिव्यू या किसी ऑर्डर के रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई है तो ये प्रोसीडिंग समझी जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्रोसीडिंग या प्रोसेस की सर्विस रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पर या पार्टी पर कैसे की जाएगी। तो प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? तो यहां पर इस सब रूल के पर्पज से जो अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर है, अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर का सब रूल 2 है, उस सब रूल के पर्पज से ये सूट की प्रोसीडिंग समझी जाएगी कि अगर आपने किसी भी डिक्री की रिव्यू की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की है तो वो प्रोसीडिंग समझी जाएगी। अगर कोई भी आपने सेक्शन 144 या 152 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई है किसी भी डिक्री या ऑर्डर के पर्पज से, तो वो जो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन आपकी है या 152 की एप्लीकेशन अगर आपकी है तो वो भी प्रोसीडिंग समझी जाएगी। कोई भी अगर आपने डिक्री या ऑर्डर की अपील फाइल की है, अगर सूट में कोई डिक्री या ऑर्डर पास हुआ है, अगर आपने उसकी अपील फाइल की है तो वो भी प्रोसीडिंग समझी जाएगी। और कोई भी एप्लीकेशन जिसके जरिए आप डॉक्यूमेंट की कॉपी ऑब्टेन करते हो, डॉक्यूमेंट रिटर्न आपने एप्लीकेशन फाइल की और उस एप्लीकेशन के जरिए आपने डॉक्यूमेंट को रिटर्न मांगा है कोर्ट से या कोर्ट में जो फाइल किए हैं या कोई आपने एप्लीकेशन लगाई है जो कोर्ट में आपने पैसा दिया था उस पैसे की रिफंड के लिए, कोर्ट में कोई पैसा आपने फाइल किया है या आपको फीस रिफंड की कोई एप्लीकेशन है, तो ये जो भी एप्लीकेशन है उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग माना जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जो सब रूल 2 में है वो ये नहीं समझा जाएगा। अगर आपने प्लीडर अपॉइंट किया है, आपने अगर एडवोकेट अपॉइंट किया है तो उस एडवोकेट की जो अपॉइंटमेंट है उस एडवोकेट की अपॉइंटमेंट एक्सटेंड नहीं होगी अनलेस राइटिंग में अगर आपने नहीं दिया है। तो ये नहीं समझा जाएगा कि अगर आपने प्लीडर 1 साल के लिए अपॉइंट किया था तो 1 साल बाद भी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं होगा उसका। दूसरी बात, अगर आपने अगर आपकी जो ऑथोराइज सर्विस है किसी भी प्लीडर को नोटिस या डॉक्यूमेंट की जो कोर्ट ने इश्यू किए हैं उस कोर्ट के अलावा जहां पर ये प्लीडर इंगेज किया गया था, अगर मान लो कोई आपने प्लीडर तो किसी एक कोर्ट के लिए इंगेज किया है, मगर अगर किसी दूसरे कोर्ट से अगर समन या किसी प्रोसीडिंग की सर्विस होती है इस एजेंट को या इस प्लीडर को तो वो ऑथोराइज नहीं होगा इसकी सर्विस लेने के लिए। ठीक, मगर अगर जहां पर आपका जो क्लाइंट है अगर वो एक्सप्रेसली ऑथोराइज करे कि कहीं से भी कोई भी समन होता है, कहीं से कोई भी केस फाइल होता है, तो ये जो मेरा एजेंट है ये ऑथोराइज्ड है उसकी सर्विस लेने के लिए, तो वो ऑथोराइज समझा जाएगा। अदरवाइज जिस केस के लिए आपने अपॉइंट किया है उसी केस की प्रोसेस की सर्विस लेने के लिए वो ऑथोराइज है, दूसरे केसेस की समन की सर्विस लेने के लिए वो ऑथोराइज नहीं है। अब आगे देखिए सब रूल 4 क्या कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने ऑर्डर द्वारा डायरेक्ट कर सकता है जहां पर वो व्यक्ति जिसके द्वारा प्लीडर अपॉइंट किया गया है अगर वो अपना नाम नहीं लिख सकता तो वो उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है इस तरीके से जो भी उस ऑर्डर द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। आप ये समझ लीजिए वो थंब इंप्रेशन दे सकता है या फिंगर मार्क दे सकता है या किसी दूसरे तरीके से वो इसको ऑथोराइज कर सकता है, मगर इस ऑथोराइज का जो तरीका होगा अगर वो अपना नाम नहीं लिख सकता उस केसेस में तो हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा कि इस डायरेक्शन के जरिए इस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाएगी प्लीडर की। अब क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्लीडर को एंगेज नहीं की जाएगा प्लीडिंग के पर्पज से जब तक वो अपनी मेमो ऑफ अपीयरेंस कोर्ट में फाइल न कर दे। अगर आपने कोई प्लीडर अपॉइंट किया है तो प्लीडर के अपॉइंट होने से पहले वो कोई भी एक्ट नहीं कर सकता और प्लीडर अपॉइंट होने के बाद में अगर आपने प्लीडिंग के पर्पज से साइन किया गया है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस
फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, साइन करना पड़ेगा और उसको स्टेट करना, बताना पड़ेगा कोर्ट को कि पार्टीज के नाम क्या है और किस पार्टी के लिए वो अपीयर हो रहा है और किसने उसको ऑथोराइज किया है अपीयर होने के लिए। अब आगे देखिए रूल 5 सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। अब कह रहे हैं कि कोई भी प्लीडर को जो सर्विस की जाएगी, समन की सर्विस की जाएगी। अब पार्टी ने कोई प्लीडर अपॉइंट किया है कोर्ट में समन की सर्विस के लिए, तो जहां पर प्लीडर रहता है या जहां पर उसका ऑफिस है वहां पर समन की सर्विस की जा सकती है। और अगर कोर्ट से समन निकले हैं पर्सनल सर्विस के लिए, तो पर्सनल सर्विस के लिए अगर पार्टी के नाम पर निकले हैं तो ये समझा जाएगा कि ये पार्टी के नाम पर निकले हैं मगर इस समन की सर्विस कर दी आपने प्लीडर को, तो जो प्लीडर है वो आगे कम्युनिकेट कराएगा और ये समझा जाएगा कि जिस पार्टी को ये कम्युनिकेट कर रहा है उस पार्टी को समन्स की सर्विस का भी कम्युनिकेशन कर दिया गया है। अब आगे देखिए रूल 6 में एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। अब कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के अलावा, जिसके बारे में सब रूल 2 में बताया गया है, अगर वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहते हैं और वो अपना एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं समन की सर्विस के लिए, तो जो अपॉइंटमेंट है वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर द्वारा उसके लिए एक राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और इसको जो प्रिंसिपल है वो साइन करेगा इस इंस्ट्रूमेंट को। और अगर अपॉइंटमेंट जनरल नेचर की है तो इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो कोर्ट में फाइल की जाएगी। अब सब रूल 3 में कह रहा है रूल 6 के, अब कोर्ट किसी भी स्टेज पर किसी भी पार्टी को ऑर्डर दे सकता है जिनका कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट नहीं है मगर वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहते हैं, या फिर कोई भी प्लीडर जिसको अपॉइंट किया गया है कोर्ट द्वारा। इसलिए अब वो जो प्लीडर है वो स्पेसिफाइड टाइम में इस सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता है। अब मान लो पार्टी ने कोई अपना एजेंट अपॉइंट नहीं किया, वो अनेबल है या अपना प्लीडर अपॉइंट नहीं कर सकती, तो कोर्ट अपॉइंट कर सकती है और ये जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या प्लीडर होगा ये समन की सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कितने समय तक वो वैलिड रहेगा, उसकी अपॉइंटमेंट कितने समय तक वैलिड रहेगी, कौन से समन को वो एक्सेप्ट कर सकता है, किसको नहीं कर सकता, और अगर डेथ हो जाती है तो क्या इन केसेस में क्या होगा, और एजेंट कब समन की सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों ऑर्डर 4 के साथ। थैंक यू।